हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। हम लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बायोटेक्नोलॉजी और कुछ उसकी एप्लीकेशन के बारे में कि बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअल में होती क्या है। हमने मीनिंग भी देखा था कि बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है। मीन्स बायो के अंदर जो भी टेक्निक्स होती है, मैंने बताया था आपको, जहाँ जिस भी फील्ड में, जैसे कि आप हॉस्पिटल देखते हो, हॉस्पिटल में क्या होता है कि काफ़ी सारी मशीन होती है वहाँ पे, MRI, CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड वगैरह। ये सारी जो मशीन हैं, ये कहाँ पे यूज़ की जा रही हैं? बीमारियों को ठीक करने के लिए, क्योर करने के लिए, है ना। और बीमारियाँ किसके अंदर होती हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो मीन्स एक टेक्निक को लाइफ के साथ में जोड़ दिया है इन्होंने, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। एप्लीकेशन में हमने डिस्कस कर चुके थे एग्रीकल्चर के अंदर, हमने एप्लीकेशन जो है इसकी डिस्कस कर ली थी। ग्रीन रिवोल्यूशन क्या होता है ना। GMO क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के अंदर आ जाए तो GMC बोल देते हैं। ऑर्गेनिज्म आ जाए तो मतलब कोई भी जैसे किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की हमें पता नहीं है किसी की भी कि किसके अंदर GM जो है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, या फिर जो भी जेनेटिकली मॉडिफिकेशन जो हुई हैं वो किसके अंदर यूज़ किया जा रहा है, तो नॉर्मली हम उसको GMO बोल देते हैं, ठीक है। अगर स्पेशली आपको स्पेसिफाई किया गया है कि आपको क्रॉप में जेनेटिकली मॉडिफिकेशन बतानी है ना, तो आप GMC लिखना, शॉर्ट में GMC लिखना, GMO मत लिखना, ठीक है ना। और अगर एनिमल आ जाए GMA, तो मतलब ऑर्गेनिज्म को नाम नहीं है, स्पेसिफिकेशन नहीं है वहाँ पे, तो GMO लिख दो आप, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब वही है बस, जैसे कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए टर्म जो है यूज कर ली गई है, ठीक है। तो GMO के बारे में, GMC के बारे में, उसकी एडवांटेज के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था, ठीक है। और हमने ये भी देखा था कि जो BT कॉटन है, BT कॉटन मीन्स बेसिलस थ्रिनजेंसिस से बैक्टीरिया है, ये कॉटन के अंदर जो इसकी जीन यूज़ की जाती है, जो कि इंसेक्ट को मारने के लिए वहाँ क्या कर देता है, ये एक ऐसी प्रोटीन सीक्रेट करता है जिसको क्या बोलते हैं हम, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, ठीक है ना। ये क्या करती है, इंसेक्ट के अंदर जाती है और उसकी वहाँ जो सेल्स होती है उसके बॉडी के अंदर, उनमें पोर्स क्रिएट कर देती है। पोर की वजह से जो पोर्स होते हैं उसके अंदर, उसकी वजह से क्या होता है कि जो फ्लूइड होगा बॉडी के अंदर का, वो सेल के अंदर चला जाएगा और उसकी वजह से सेल जो है स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी, है ना, स्वेलिंग आ जाएगी। और उस स्वेलिंग में मतलब एक ऐसी कंडीशन आ जाती है, इतना प्रेशर बन जाता है उसके अंदर कि उसको बर्स्ट होना पड़ता है, ठीक है ना, रप्चर होना पड़ता है, फट जाती है वो सेल, और वो सेल फटने की वजह से उस इंसेक्ट की डेथ हो जाती है, ठीक है ना। ये काम होता है BT कॉटन का। और जो बेसिलस थ्रिनजेंसिस है, किसी भी बैक्टीरिया, किसी भी ऑर्गेनिज्म या फिर किसी भी क्रॉप के अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। बट नाम उसी के अकॉर्डिंग इसका चेंज हो जाएगा। कॉटन है तो कॉटन ही आ जाएगा, ठीक है ना। वीट है तो वीट, और राइस है तो राइस, BT राइस। तो उस तरीके से हम इनके जो नाम है रख सकते हैं, ठीक है। और ये जो बैक्टीरिया है, ये जीन है, ये प्रोटीन है इसके अंदर, वो क्या है, हम कहीं भी क्रॉप में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अपनी फसल को बचाने के लिए एक नई वैरायटी, अच्छी वैरायटी, है ना, जेनेटिकली जो कुछ ना कुछ एडवांसमेंट आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। और क्वांटिटी भी ज़्यादा, क्वालिटी भी ज़्यादा, ठीक है। ये इन सब के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, BT, ठीक है। तो हम नेक्स्ट BT के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था अच्छे से। और आपको मतलब कि ये भी ध्यान रखना है कि ये जो क्वेश्चन है BT कॉटन वाला, ये हर बार आता है, ठीक है ना। चाहे 2 नंबर में आ जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि ये 4-5 नंबर में आएगा, 2 नंबर में आ जाए, बट ये आएगा ज़रूर। चाहे ऑप्शन में आ जाए या फिर किसी एक नंबर में डेफिनेशन या फिर नॉर्मली इसके बारे में पूछ लिया जाए। और कौन सी जीन है, कौन सा टॉक्सिक सब्सटेंस से रिलीज होता है, उसका नाम भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो एक एक डिटेल के बारे में आपको पता होनी चाहिए कि BT कॉटन से रिलेटेड क्या क्या है इसके अंदर होता है, ठीक है। अब सेकंड है नेमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट। नेमेटोड आपको पता है, आपने कहाँ पे पढ़े हैं नेमेटोड? इन्वर्टिब्रेट के अंदर, फाइलम में, प्लेटियलम में, जहाँ पे हमने पढ़े थे ना, सिलेंट्रेटा, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, स्नाइडेरिया, प्लेटियलमेंथीस, नेमेटोड्स, है ना, राउंड वॉर्म्स वगैरह जितने भी हमने वहाँ पढ़े थे,
वहाँ पे नेमेटोड्स आते हैं, ठीक है ना। अब उनसे कैसे रेजिस्ट किया जा सकता है प्लांट्स को? देखो बहुत सारे जो नेमेटोड ऐसे होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल, यहाँ तक कि इंसानों पे भी फीड करते हैं। Several nematodes parasites a wide variety of plants and animals including human beings. A nematode Melodogyne incognita, याद रखना Melodogyne incognita, इसको आप वैसे याद रख लेना, ठीक है, चाहे आप अपनी नोटबुक में अलग से मेंशन कर लें। इसके नाम से क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसके नाम से क्या आता है, सिर्फ इसी के नाम से ये नेमेटोड है, ठीक है ना। इनफैक्ट द रूट ऑफ टोबैको प्लांट एंड कोज ए ग्रेट रिडक्शन इन यील्ड। टोबैको प्लांट को कोज करता है, कैसे? ऑप्शन में क्वेश्चन आ सकता है कि टोबैको प्लांट को या फिर टोबैको प्लांट के जो रूट्स हैं उसको कौन सा नेमेटोड जो है इन्फेक्ट करता है, या फिर वो क्या कर देता है, ठीक है ना, उस फसल में क्या हो जाता है ऐसा, और क्या नुकसान होता है, ठीक है, क्या कमी आ जाती है, तो उसका ये नेमेटोड का नाम भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना, मेलोडोगाइन इनकोग्निटा, ठीक है, इसका ये साइंटिफिक नेम है। ए नोवेल strategy was adopted to prevent this infestation, which was based on the process of RNA interference, RNAi। इसका भी एक अपना रोल है और इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आता है ऑप्शन में, ये नीट में कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समझने के लिए भी। देखो RNAi बोलते हैं इसको, ब्रैकेट में लिखा हुआ भी है, RNA इंटरफेरेंस, ठीक है। क्या होता है कई बार जो RNAi है ना, हमारी बॉडी में क्या होगा, ये हमारी बॉडी में, किसी की भी बॉडी में, चाहे वो प्लांट ही क्यों ना हो, उसमें ये जीन को साइलेंट कर देता है। देखो एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मान के चलो कोई बच्चा है क्लास में ज़्यादा शोर कर रहा है या फिर ज़्यादा शरारत कर रहा है वो, और उसकी वजह से आप लोगों को आपकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हो रही है, टीचर को डिस्टर्बेंस हो रही है, आपको डिस्टर्बेंस हो रही है, समझ नहीं पा रहे हो उसकी वजह से आप, तो क्या होगा, या तो टीचर उसको मतलब डांटेगा पीटेगा या फिर उसको चुप करेगा एकदम से, मतलब उसको साइलेंट करने की कोशिश करेगा ना, क्योंकि उसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो रहे हो, ठीक है, या फिर अगर नहीं मान रहा है तो क्लास से बाहर निकाल देना। तो ऐसे ही क्या है, कई बार क्या होता है जब हमारी बॉडी या किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कोई जो जीन है ज़्यादा एक्सप्रेशन शो करने लग जाए, ज़्यादा बड़बड़ करने लग जाए, आई मीन ज़्यादा अपने एक्सप्रेशन शो करने लग जाए, दूसरे के एक्सप्रेशन को वो कम मतलब हाइड कर दे, ठीक है ना, रोक दे, तो क्या होता है ऐसी जीन जो है हमारी बॉडी के लिए क्या नुकसानदायक हो सकती है, ठीक है ना। वो ओवर स्मार्ट होने की वजह से उसमें कोई भी डिजीज़ क्रिएट हो सकती है, पर कुछ भी हो सकता है, एबनॉर्मलिटी आ सकती है। तो उस जीन को साइलेंट करने के लिए, चुप करने के लिए, उसके एक्सप्रेशन को रोकने के लिए RNAi नाम की एक जीन होती है, वो क्या करती है, उसको साइलेंट कर देती है उस जीन को, ठीक है ना। उसकी वजह से क्या है, वो एक्सप्रेशन रुक जाते हैं। एक बार हम इसका RNAi को देख ले, रीड करके देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें, फिर हम बात करते हैं अच्छे से। RNAi का मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे जीन साइलेंट करती है, मतलब जो जीन ज़्यादा एक्सप्रेस करती है ना हमारी बॉडी के अंदर। ज़्यादा एक्सप्रेशन से क्या हो सकता है, देखो कई बार क्या हो जाता है, एक जीन है जिसको अपने नॉर्मल काम करना चाहिए, वो नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ के काम करने लग जाती है, तो उसमें डर ये रहता है कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कैंसर जैसी बीमारी ना हो जाए या फिर कोई और बीमारी ना आ जाए, ठीक है ना, कुछ म्यूटेशन वगैरह ना हो जाए, तो उसका डर रहता है। तो इस वजह से क्या है, उस जीन को साइलेंट करना है, फिर उसके जो ओवर एक्सप्रेशन जो फंक्शंस होते हैं उसको रोकना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और उसका काम कौन करता है, RNAi बेस्ट तरीके से उसको साइलेंट कर देता है, मीन्स ये कह सकते हैं उसको साइलेंट भी कर देता है, उसके एक्सप्रेशन जो ओवर एक्सप्रेशन थे और उसका जो नॉर्मल फंक्शन था वो भी, मतलब उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो हम देख लेते हैं आगे। RNAi टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, सभी ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है एज ए मेथड ऑफ सेल्यूलर डिफेंस। सेल के मतलब जो सेल्स होती है उनके डिफेंस में ये काम करता है, डिफेंस के तौर पे काम करता है, ठीक है ना। दिस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ ए स्पेसिफिक mRNA ड्यू टू ए कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड RNA मॉलिक्यूल।
दैट बाइंड टू एंड प्रिवेंट ट्रांसलेशन ऑफ द mRNA। जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे ना, ट्रांसलेशन में इसका रोल है, तो वहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे कि जो RNA है ये कैसे ट्रांसलेशन में किसी mRNA को वहाँ mRNA डबल स्ट्रैंडेड RNA से बाइंड करके उसको कैसे ट्रांसलेशन प्रोसेस को रोकता है, प्रिवेंट कर देता है, कैसे वो उसके फंक्शन को साइलेंट कर देता है, कैसे एक जीन के फंक्शन को ये साइलेंट कर देता है, वहाँ पे हम मतलब डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो आगे क्या है, दिस सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री RNA कुड बी फॉर्म from an infection by viruses having RNA genomes or mobile genetic elements transposon। मोबाइल एलिमेंट्स, जेनेटिक एलिमेंट कौन से होते हैं, वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि एक मान के चलो एक क्रोमोजोम पे है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, सॉरी, देखो जैसे कि मान के चलो ये एक DNA है, ठीक है, और ये दूसरा है, सॉरी क्रोमोजोम मान, ठीक है, ये क्रोमोजोम है, एक सेट ऑफ क्रोमोजोम है, ये भी एक सेट ऑफ क्रोमोजोम है, तो एक जीन यहाँ पे है, ठीक है ना, एक जीन इस क्रोमोजोम पे है, अगर वो जंप करके इस वाले क्रोमोजोम पे चली जाए या फिर यहाँ से यहाँ पे आ जाए, तो उसको उस जो जंपिंग जो जीन होती है वो जो जंप करती है एक क्रोमोजोम से दूसरे, डायरेक्ट किसी भी क्रोमोजोम पे वो जा सकती है, 23 जो पेयर होते हैं क्रोमोजोम्स में से वो कहीं भी जा सकती है, ठीक है ना, तो उसको ट्रांसपोजोन बोलते हैं, या फिर जेनेटिक मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट बोल देते हैं उसको, ठीक है ना, या फिर ट्रांसपोजोन एलिमेंट बोल देते हैं। तो वो क्या होता है उसमें, दैट रेप्लिकेट वाया एन RNA इंटरमीडिएटर, जब वो जो जीन है वो रेप्लिकेट करती है, वो उसको इंटरमीडिएटर चाहिए होता है RNA, ठीक है ना, अदरवाइज वो मीन्स रेप्लिकेट नहीं कर पाती है, वो DNA जो रेप्लिकेशन नहीं कर पाता है, एक कॉपी, एक अपनी खुद से एक कॉपी नहीं बना पाता है, ठीक है ना। तो आगे क्या है, यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स, ये भी एक इम्पोर्टेंट नाम है, ये जो नाम जितने मैं ले रहा हूँ ना, जैसे यहाँ पे मेलेडोगाइन हो गया, यहाँ पे एग्रोबैक्टीरियम हो गया, वहाँ पे BT मतलब बैसिलस thuringiensis जो बैक्टीरिया BT जो था वो हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है ना। एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स नेमेटोड स्पेसिफिक जीन फॉर इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट प्लांट, ठीक है, इसमें अगर देखो यहाँ पे बात की जा रही है नेमेटोड की, तो एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर जो है ये क्या है, डाला जाता है स्पेसिफिक प्लांट में, ठीक है ना, जिस प्लांट को इंसेक्ट खा रहा है ना, जिस प्लांट को नेमेटोड खा रहा है, नेमेटोड, ठीक है, उस प्लांट के अंदर इस बैक्टीरिया को इंजेक्ट कर दिया जाता है। इंजेक्ट करने के बाद क्या है, जब वो नेमेटोड उस प्लांट को खाएगा तो उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है ना। आगे क्या लिखा हुआ, द इंट्रोडक्शन ऑफ DNA वाज सच दैट इट प्रोड्यूस्ड बोथ सेंस एंड एंटीसेंस RNA इन द होस्ट सेल्स, ठीक है, दीज टू RNA बीइंग कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर form a double stranded RNA that initiated RNAi and thus silence the specific mRNA of the nematode। देखो मैं इसको बता देता हूँ आपको कि इसमें क्या बोल रहा है, जो DNA होता है, DNA जो है वो क्या है, उसके अंदर जो एग्रोबैक्टीरियम का जो DNA है वो प्लांट में जब डाला था तो उसके पास सेंस और एंटीसेंस RNA स्ट्रैंड थी। सेंस जो वर्क करती है, एंटीसेंस जो उसके अपोजिट, जो कॉम्प्लीमेंट्री उसकी जैसी होती है, बिल्कुल अपोजिट, ठीक है ना। जब मैं जेनेटिक पढ़ाऊँगा आपको वहाँ पे अच्छे से क्लियर हो जाएगा, स्ट्रक्चर भी देखेंगे हम, ठीक है। तो एक स्ट्रैंड को हम सेंस बोलते हैं, एक स्ट्रैंड को हम एंटीसेंस बोलते हैं, एक जो बिल्कुल फंक्शनल होती है, ठीक है, जहाँ से कोई भी प्रोसेस RNA की वो क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट होती है, ठीक है ना, रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है, वो सेंस होती है, और उसकी जो जस्ट अपोजिट जो स्ट्रैंड होती है वो एंटीसेंस RNA। जो इसमें जो है मतलब वो जो अपोजिट होगी वो RNA की होगी स्ट्रैंड, ठीक है, तो उसको एंटीसेंस बोल देते हैं। होस्ट सेल के अंदर, होस्ट सेल कौन सा था, जिस प्लांट को इंसेक्ट खा रहा था, नेमेटोड खा रहा था जिस प्लांट को, वो होस्ट का काम कर रहा है, ठीक है, उसकी सेल जो है वो होस्ट सेल्स का काम कर रही है। तो ये जो RNAs हैं सेंस और एंटीसेंस, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, मतलब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ना, उसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो वो क्या, उन्होंने दोनों ने मिलकर, जैसे कि मान के चलो ये एक स्ट्रैंड है, ठीक है,
और ये दूसरी स्ट्रैंड है। अगर इसको हम सिंगल काउंट करें इसको, ठीक है ना, दोनों को अलग अलग काउंट करें, तो इस मतलब कि क्या है, इसको हम सिर्फ और सिर्फ आरएनए काउंट करेंगे, ठीक है ना। और अगर ये डबल हो जाए, देखो एक ये वाली जो स्ट्रैंड हो गई, ये तो हो गई क्या, सेंस, और इसके जस्ट अपोजिट वाली क्या हो गई, एंटी सेंस, ठीक है। अब इनको जोड़ दिया जाए, यहाँ पे इनको बाइंड कर दिया जाए ऐसे, ठीक है। ये आपके जेनेटिक्स में जब हम डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर होगा। ये जो है हमने जोड़ दिया, अब ये पूरी कंप्लीट क्या है, एक कंप्लीट एक हो गई, ठीक है ना, एक ही स्ट्रक्चर बन गया। पहले अलग अलग था, अब एक बन गया। इसको हम बोलते हैं डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है। अब ये आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो बात डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की बात कर रखी है यहाँ पे, मतलब ये आरएनए है और इसके पास दो स्ट्रैंड है, ठीक है ना, एक ये वाली और एक ये वाली। अब इनमें से एक तो होगी सेंस और एक होगी एंटी सेंस। मान के चलो ये सेंस है ऊपर वाली, तो नीचे वाली एंटी सेंस हो जाएगी, क्योंकि जस्ट इसके अपोजिट है ये, ठीक है ना। अगर नीचे वाली सेंस है तो ऊपर वाली एंटी सेंस हो जाएगी, जस्ट अपोजिट है। और इन दोनों को एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये था कि जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है एक दूसरे के। दैट इनिशिएटेड, ये क्या करेगा, आरएनए आई को इनिशिएट कर देगा, एक्टिव कर देगा। और वो आरएनए आई क्या करेगा, वो उसको जो नेमेटोड था ना, नेमेटोड का जो एमआरएनए था जो ट्रांसलेशन प्रोसेस कर रहा था, ठीक है, वो उसके जो एमआरएनए है उसको साइलेंट कर देगा या फिर उसको इनएक्टिव कर देगा। अब उससे क्या होगा, जो एमआरएनए है वो ट्रांसलेशन प्रोसेस कर ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। ट्रांसलेशन प्रोसेस नहीं हो पाएगी उसके अंदर, और ट्रांसलेशन नहीं होगी तो प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं बन पाएगी, क्योंकि ट्रांसलेशन में क्या होता है, प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है ना, एमआरएनए से प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। अब वहाँ का एमआरएनए तो साइलेंट हो गया, ठीक है ना, आरएनए आई की वजह से, नेमेटोड का, इंसेक्ट का। तो जैसे ही वो साइलेंट हो गया तो प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या है, वो इंसेक्ट जो है मर जाएगा, ठीक है। आगे क्या होता है इसमें, द कॉन्सिक्वेंस वॉज दैट द पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव इन ए ट्रांसजेनिक होस्ट एक्सप्रेसिंग स्पेसिफिक इंटरफेरिंग आरएनए। तो वो क्या है, वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा ट्रांसजेनिक होस्ट में। क्यों, क्योंकि ट्रांसजेनिक होस्ट क्यों बोल रहे हैं उसको हम, जो प्लांट था हमने उसकी जीन चेंज कर दी थी, आई मीन उसमें जो है एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर जो हमने इंसर्ट कर दिया था उसकी सेल के अंदर। इस वजह से वो ट्रांसजेनिक होस्ट बन गया, ट्रांसजेनिक प्लांट बन गया, क्योंकि हमने दूसरी जीन उसके अंदर डाली है, इस वजह से, ठीक है। और वहाँ पे वो जो है ट्रांसजेनिक होस्ट के अंदर जो नेमेटोड है वो क्या है, सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी कंडीशन ही अलग हो गई, ठीक है ना। द ट्रांसजेनिक प्लांट देयरफॉर गॉट इटसेल्फ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पैरासाइट। इस वजह से क्या है, ट्रांसजेनिक प्लांट जो होता है वो खुद से ही अपनी क्या रक्षा कर लेता है, ठीक है। प्लांट जो है, एक तो है कि हम उसकी रक्षा करें, कोई इंसेक्टिसाइड, वीडीसाइड है ना, तो पेस्टिसाइड जितने भी ये मेडिसिन वगैरह होती है ना, जितनी भी, तो इस वजह से, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, ऊपर वाली लाइन से कट गई, चलो इसको मैं वैसे बता देता हूँ। ये क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का यूज हमने एग्रीकल्चर में पढ़ लिया है ना, प्लांट्स को कैसे रेजिस्टिविटी प्रोवाइड की जा सकती है, कैसे उनको बचाया जा सकता है इंसेक्ट से, नेमेटोड से, बीटीकोटन, एग्रोबैक्टीरियम, तो इन सब से कैसे टैक्सोन प्रोवाइड की जा सकती है प्लांट को, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की जो एप्लीकेशन है मेडिसिन के अंदर। ये ऊपर हेडिंग दे रखी है, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन। मतलब जो बायोटेक्नोलॉजी मेडिसिन के अंदर कहाँ पे यूज की जाती है, मेडिसिन में कैसे यूज की जाती है, किस तरीके से यूज की जाती है, ठीक है, ये उसी के बारे में इसमें दे रखा है, ठीक है। देखो एक बात तो मैं बता देता हूँ पहले ही, वैसे जो मेडिसिन होती है आप सभी को पता है मेडिसिन का क्या रोल होता है, एंटीबायोटिक्स का काम करती हैं, बीमारियों को ठीक क्योर करने में हेल्प करती है ना, इसलिए तो यूज की जाती है मेडिसिन जो है। और आजकल जो है
प्रॉब्लम्स मतलब डिजीज इतनी बढ़ती जा रही हैं कि उनको नॉर्मल तरीके से ठीक करना मतलब कि पॉसिबल नहीं है। एक तरीके से बहुत कम पॉसिबिलिटी है उसकी, है ना, कि अपने घरेलू उपाय या फिर अपने हेल्थ से या फिर खाना पीना अच्छा खा के हम हेल्थ को अच्छे से रख सकें। लेकिन देखो मान लो हमने बीमारियों से बचने के लिए अपनी केयर करनी स्टार्ट कर दी, ठीक है, और करते भी हैं, ऐसी बात नहीं करते हैं। कोई जानबूझ के अगर अपनी हेल्थ को बेकार कर रहा है वो अलग बात है। बाकी हम अच्छा खाना खाना पसंद करते हैं, अच्छा रहना, अच्छी तरीके से रहना, साफ़ सुथरे तरीके से रहना, है ना, नीट एंड क्लीन बिल्कुल, अच्छी नींद लेना, है ना। तो सारे काम हम डेली रूटीन में करते हैं। क्यों करते हैं? जिससे कि हमारी जो हेल्थ है अच्छी बनी रहे, हम अच्छे रहें, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, हमें कोई बीमारियां ना हो, इस वजह से। लेकिन कई बार क्या है, फिर भी एक इंसान इतनी सावधानियां बरतने के बावजूद वो क्या बीमार हो जाता है। तो वो प्रॉब्लम क्या है कि कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, जैसे कि मान चलो रेडिएशंस जितने आ रही हैं सन से, जितने भी हार्मफुल रेडिएशन यूवी रेडिएशंस आ रही हैं, उनसे म्यूटेशंस हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, है ना। बॉडी में म्यूटेशन होने की वजह से कैंसर जैसी बीमारियां और अलग अलग तरीके की बीमारियां हो जाती हैं, है ना। पता नहीं इतनी बीमारियां हैं कि हम अगर एक एक बार भी उनका नाम लेना तो भी शायद पूरी ना हो, पूरी ज़िंदगी में इतनी बीमारियां हैं। तो उनमें जो है बायोटेक्नोलॉजी का, उसको कम करने के लिए, उन बीमारियों को कम करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी से हम जल्दी से उन बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। किस किस तरीके से, किन किन तरीक़ों से हम ठीक कर सकते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो पहली हेडिंग क्या है, प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक्स जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। इंसुलिन आपको पता है क्या करता है, पैनक्रियाज के द्वारा बनाया जाता है ना। ये प्रोटीन होती है, आईएन लग रहा है लास्ट में, तो प्रोटीन ये क्या करता है, ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। क्या करता है? ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। जैसे कि हम खाना खाते हैं, खाने रोटी वगैरह खाते हैं, रोटी सब्जी खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट टूटता है, ब्रेक डाउन होता है डाइजेशन के दौरान, डाइजेस्टिव प्रोसेस में। तो जैसे वो टूटेगा तो उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है, मोनोसैकेराइड, जो कि ग्लूकोज है। हाँ, ग्लूकोज का लेवल क्या होता है, खाने के बाद जब डाइजेस्ट हो जाता है खाना, जो ग्लूकोज है कुछ तो ब्लड में पहुंचा दिया जाता है, ब्लड के द्वारा जैसे ज़रूरत पड़ेगी बॉडी को, पूरी बॉडी में पहुंचा दिया जाता है एनर्जी के लिए, और कुछ जो है एक्स्ट्रा जो बच जाता है वो लीवर में स्टोर कर लिया जाता है। तो इस वजह से क्या है, इसको मतलब कि लेवल जो है बैलेंस रहना चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं है ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में ज़्यादा हो रही है, लीवर में कम हो रही है, बाद में दिक्कत आए फिर, है ना, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसको बैलेंस करने के लिए इंसुलिन नाम का एक हार्मोन होता है जो कि पैनक्रियाज के द्वारा बनाया जाता है, पैनक्रियाज के द्वारा सीक्रेट किया जाता है, और पैनक्रिया वो क्या करता है, ये हार्मोन ये ग्लूकोज लेवल को बैलेंस करता है, ठीक है ना। ना ज़्यादा होने देता है ना कम होने देता है। अगर ज़्यादा कम हो जाए तो मॉलिक्यूलर लेवल जो बढ़ जाता है ब्लड का, और उससे ब्लड प्रेशर पे असर आता है, ब्लड प्रेशर में फ़र्क हो जाता है। तो ज़्यादा हो जाए, कभी कम हो जाए, किसी किसी को ज़्यादा हो जाए, तो वो है ना, मतलब कि इम्बैलेंस कर देता है बॉडी को। और आपको पता ही है ब्लड प्रेशर अगर बदल गया, चेंज हो गया, एबनॉर्मल हो गया, तो बहुत सारी बीमारियां जो है क्रिएट होने लग जाती है बॉडी के अंदर, ठीक है ना। हार्ट अटैक जैसी बीमारी भी हो सकती है। तो इस वजह से इंसुलिन का मेंटेन रहना बॉडी में बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। इसमें देखते हैं हम क्या दे रखा है, इट इज़ ए प्रोटीनेशियस हार्मोन। प्रोटीन मैंने बताया, प्रोटीन होती है, इंसुलिन हार्मोन होता है, हैविंग 51 अमीनो एसिड से, जो ये जो इसका स्ट्रक्चर है ना, ये 51 अमीनो एसिड से मिलकर के बना होता है। अरेंज इन 2 पॉलीपेप्टाइड ए एंड बी हैविंग 21 एंड 30। एक जो है चैन, जो 2 पॉलीपेप्टाइड चैन की बनी हुई होती है ना। बहुत 2 या 2 से अधिक अमीनो एसिड अगर आपस में मिल जाए ना तो पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन करते हैं, पेप्टाइड की फॉर्मेशन करते हैं। और बहुत सारे पेप्टाइड अगर मिल जाए तो पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो 2 पॉलीपेप्टाइड होते हैं ए और बी, एक में 30 होता है और एक में 21 होते हैं, ठीक है। तो ये किससे जो जो बॉन्ड है ये किससे ज्वाइन होता है, मतलब बॉन्ड किससे बनता है, इसका सल्फर डाई सल्फाइड, 2 सल्फर बॉन्ड है आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है ना।
इसीलिए यहाँ से ये कनेक्ट है, ठीक है। अब एक साइंटिस्ट थे सर एडवर्ड शार्पी सेफर, 1916 में क्या बताया इन्होंने, was the first to note that diabetes of some person was because of failure of some islands of pancreas to produce a substance which he called insulin। उन्होंने बताया 1916 में कि जो कुछ ऐसे व्यक्ति देखे उन्होंने कि जो डायबिटीज़ से ग्रसित थे, मतलब डायबिटीज़ थी उनको डायबिटिक प्रॉब्लम थी कि डायबिटीज़ आजकल आपको सभी को पता है, हर किसी को पता है, अनपढ़ को भी पता है कि डायबिटीज़ क्या होती है, ठीक है ना। तो जो ये डायबिटीज़ है इसमें क्या होता है, या तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा या फिर ग्लूकोज का लेवल बहुत घट जाएगा, और ये किसकी वजह से होता है, इंसुलिन अच्छे से सीक्रेट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है इंसुलिन, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और जो इंसुलिन है, इंसुलिन का मतलब होता है आइलैंड, ठीक है, ये जितने भी सेल्स होती है ना पैनक्रियाज के अंदर, ठीक है। बेंटिंग एंड बेस्ट 1921 में क्या होता है, वर दी फर्स्ट टू आइसोलेट इंसुलिन, उन्होंने सबसे पहले इंसुलिन को आइसोलेट निकाला था, कहाँ से, डॉग के पैनक्रियाज से, एंड यूज टू इट टू क्योर डायबिटीज़ इन मैन। पैनक्रियाज किसका था, डॉग का था, इंसुलिन किसका, डॉग का, और ठीक कौन हुआ, इंसान, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी है। द फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन ऑब्टेन्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक, ये भी आप पढ़ चुके हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक क्या है, समझ रहे हो ना, री मतलब अगेन, रिकम्बाइन, रिकम्बाइन मतलब दोबारा से क्या है, जोड़ना, री अगेन कम्बाइन मतलब जोड़ना है, ऐड करना, मतलब दो डीएनए को, एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनाना, और अलग अलग स्पीसीज का डीएनए, मतलब अलग अलग किसी, जैसे मान चलो बैक्टीरिया का डीएनए यूज कर लिया, उसके अंदर किसी और का डीएनए डाल दिया, और उन दोनों ने कोई एक नया डीएनए बना दिया, ठीक है ना, उन दोनों डीएनए ने मिलकर एक नया डीएनए बना दिया, तो उसी को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं। विद द हेल्प ऑफ इकोलाई, देखो इकोलाई कौन है, बैक्टीरिया, वाज प्रोड्यूस्ड बाय द अमेरिकन थम्स, ठीक है ना। तो ये क्या है, मतलब किसी का भी डीएनए लेके एक नया डीएनए बनाया जा सकता है, उसी को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक बोलते हैं, है उस टेक्निक के द्वारा जिससे बनाया जाता है उसको आरडीएनए टेक्निक बोल देते हैं, ठीक है। तो देखो एली लिली on July 5, 1983 it has been given the trade name Humulin and has been approved for clinical use। और जो कौन थी, लिली थी, एली लिली, 5 जुलाई 1983 को क्या हुआ था, उन्होंने नाम दिया इसको ह्यूमोलिन, ह्यूमोलिन नाम दे दिया, और इसको ये भी बोल दिया गया कि जो आरडीएनए टेक्निक के द्वारा जो डीएनए बनाया जाता है, जो इंसुलिन क्रिएट किया जाता है ना, उसको अप्रूवल दे दिया गया क्लिनिकल यूज के लिए, हॉस्पिटल में इसको यूज किया जा सकता है, ठीक है। इंसुलिन यूज फॉर डायबिटीज वाज अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पैनक्रियाज, पैनक्रियाज किसका ले रखा है, स्लैफर्ड, कैटल एंड पिग्स, इंसुलिन फ्रॉम एन एनिमल सोर्स दो cause some patient to develop allergy or other types of reactions to the foreign proteins। देखो इंसुलिन को यूज कर लिया गया किसके लिए, जो आर्टिफिशियल इंसुलिन था, जो किसी कैटल से लेके या फिर पिग से लेके एक आर्टिफिशियल, मतलब उसमें आरडीएनए टेक्निक के द्वारा क्या है वो चेंज करके, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा कुछ चेंज चला के एक नया इंसुलिन बना दिया, नया इंसुलिन क्रिएट करके, है ना, उसको इंसान में डाल के, इंसान को इंजेक्ट करके, तो क्या है जिसको भी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है उसको, तो वहाँ पे उसकी डायबिटीज़ जो है क्योर की जा सकती है, ठीक है ना। इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड, ये हम ऊपर बात कर चुके हैं, 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, ए एंड बी, है ना, that are linked together by disulfide bridge in mammals including humans। insulin is synthesized as a prohormone, ये प्रोहॉर्मोन का काम करता है, प्रो एंजाइम का काम करता है, जैसे कि प्रो एंजाइम होते हैं, जैसे कि मान के चलो एक है एंजाइम ले लो, ठीक है, अभी वो पूरी तरीके से एंजाइम नहीं है, अपना एंजाइम का काम नहीं कर रहा है अभी वो, या फिर कह लो एक बचपन का जो पीरियड होता है ना, उसको इंसान किस तरीके से समझाऊँ, लेट मी थिंक अबाउट इट। देखो कोई भी इंसान है, एक तो होता है बच्चा, एक होता है आदमी, ठीक है, बचपन में वो बच्चा होता है, बड़ा होके आदमी हो जाता है, तो अब वो बच्चा है ना,
अभी वो आदमी वाली स्टेज से फर्स्ट स्टेज में, बचपन वाले पीरियड में है ना, यंग स्टेज में अभी वो है कि नहीं है, वो चाइल्डहुड वाले स्टेज में, ठीक है। तो अब वो क्या है, किसी ना किसी टाइम पे बड़ा भी होगा, उसको कभी ना कभी आदमी भी बोलेंगे, अभी उसको बच्चा बोल रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही क्या है, एंजाइम है, अभी जो बच्चा है वो काम नहीं कर सकता जो आदमी कर सकता है, ठीक है। ऐसे ही एंजाइम या फिर हार्मोन होते हैं, वो प्रो हार्मोन या प्रो एंजाइम वो काम नहीं कर सकते जो एंजाइम या फिर हार्मोन काम करते हैं, ठीक है ना। जो उनका एक्चुअल फंक्शन जो होता है वो शो नहीं करते हैं, वो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, फर्स्ट फॉर्म में रहते हैं अपनी, ठीक है ना। तो उनको प्रो हार्मोन या प्रो एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। प्रो हार्मोन ऑल्सो नीड टू बी प्रोसेस बिफोर इट बिकम ए फुल्ली मैच्योर, उसको भी ज़रूरत पड़ती है उसके जितने जो फुल्ली मैच्योर एंजाइम होगा फिर हार्मोन होगा जो उसका फंक्शन होगा उस हार्मोन का, उसको कंप्लीट करने के लिए उसको भी कुछ ना कुछ प्रोसेसेस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। उसको भी एक्टिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, जब तक वो एक्टिव नहीं होगा तब तक वो क्या है, काम नहीं कर पाएगा। विच कंटेन एन एक्स्ट्रा स्ट्रेच कॉल दी सी पेप्टाइड, और उसके लिए उनके पास में सी पेप्टाइड होती है जो कि एक्स्ट्रा होती है, ठीक है ना, जो कि क्या करती है, उनको मैच्योर होने में हेल्प करती है, उसका फंक्शन शो करने में हेल्प करती है। दिस सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर इंसुलिन एंड इज रिमूव ड्यूरिंग मैच्योरेशन इनटू इंसुलिन। ये देखो, ये कब काम आ रही है सी पेप्टाइड, जब वो प्रो हार्मोन के तरह काम कर रहा है, प्रो हार्मोन से मैच्योर में जा रहा है ना, तब ये उसको एक्टिव करने में हेल्प कर रही है। लेकिन जैसे ही ये मैच्योर हो जाता है इंसुलिन, ठीक है ना, जैसे ये हार्मोन इंसुलिन जो मैच्योर हो जाएगा, अच्छे तरीके से फंक्शन शो करने लगेगा, तो आर्टिफिशियल इंसुलिन में से इसको रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि नॉर्मली जो है ओरिजिनल जो इंसुलिन होता है मैच्योर, उसमें सी पेप्टाइड चेन नहीं होती है, ठीक है ना, प्रेजेंट नहीं होती है। The main challenges for production of insulin using rDNA technique was getting insulin assembled into a mature form। ये उस तरीके से क्या है, सी पेप्टाइड जो है इसको एक्टिव करने के लिए हेल्प करती है, और एक्टिव हो जाता है तो मैच्योर से फिर मैच्योरिटी में किसकी टेक्निक, कौन सी टेक्निक यूज की जा रही है ये सब काम करने के लिए, rDNA टेक्निक, ठीक है ना। यही एक टेक्निक है, क्योंकि इसके बिना क्या है, कुछ भी नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है इंसुलिन को, आर्टिफिशियल इंसुलिन को क्रिएट करना, ठीक है। क्योंकि हमारी बॉडी तो नेचुरल तरीके से, मतलब उसके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ना कुछ करके अदर हार्मोन्स भी हैं जो कि उसको हेल्प करते हैं, ठीक है ना। लेकिन मान के चलो बॉडी में एबनॉर्मलिटी आ जाए, किसी वजह से इंसुलिन ना बन पाए, तो आर्टिफिशियल बनाना ज़रूरी होता है, और इंसुलिन के बिना काम नहीं चलता है। आपको पता है इंसुलिन की कमी की वजह से बहुत जल्दी डेथ भी हो सकती है ना, क्योंकि उसमें ग्लूकोज की कमी हो जाती है ना, या फिर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज हो जाता है ब्लड के अंदर, या फिर बहुत कम हो जाता है। डायबिटीज़ भी कई तरीके की होती है, तो इस वजह से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ये 1983 के अंदर ये सब हुआ था। एली लिली जो ऊपर हमने पढ़ा था, एन अमेरिकन कंपनी प्रिपेयर्ड 2 DNA sequences corresponding to A and B chain of human insulin and introduced them in plasmid of E. coli to produce insulin chain। देखो उन्होंने क्या किया, एली लिली ने ये 2 DNA लिए, 2 DNA की सीक्वेंस ले ली छोटी छोटी, है ना, और A और B से उसको, जैसे A और B चेन है ना इसमें, जैसे कि इसके अंदर 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है, उस जैसे क्या है, मतलब उसके ही हिसाब से 2 चेन ले ली, 2 सीक्वेंस ले लिए DNA के, ठीक है। अब उसको इंट्रोड्यूस करा दिया किसमें, प्लाज्मिड के अंदर। प्लाज्मिड में कौन सा, इकोलाई का जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA होता है बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है, इसमें वो डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे वो क्या करेगा, उसको रेप्लिकेट करेगा, नया DNA बनाएगा, rDNA टेक्निक के थ्रू क्या है, वो नया DNA बन जाएगा, और वो क्या करेगा, फिर इंसुलिन चेन क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। तो नया DNA नई प्रोटीन कोड करेगा, तो वो उस हिसाब से क्या नया इंसुलिन बना देगा। चेन A एंड B वर प्रोड्यूस सेपरेटली, A और B दोनों अलग अलग बनाई जाती है, एक्सट्रैक्ट भी अलग की जाती है, एंड कंबाइंड बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड। बाद में उसको डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जो है ह्यूमन इंसुलिन की फॉर्म में क्या उसको कंबाइन कर दिया जाता है, ठीक है। अब देखो ये था इंसुलिन के बारे में। अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, एक लेक्चर इसका स्पेशल इंसुलिन का मैं अलग से भी बना दूंगा, ठीक है ना, या फिर हो सके तो जब आपके स्कूल खुलेंगे तब आपको बोर्ड पे क्लियर समझा दूंगा, ठीक है ना। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो इसमें अभी, ठीक है, फिलहाल क्योंकि
यहाँ पे मैं इंसुलिन का स्ट्रक्चर बना के नहीं दिखा सकता, इस वजह से प्रॉब्लम है थोड़ी सी। अच्छा, तो सेकंड आती है बात ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज बाय जीन थेरेपी। देखो जीन थेरेपी में वैसे बता देता हूँ आपको, जीन थेरेपी में क्या होता है। आपने आरडीएनए टेक्निक पढ़ रखी है, आरडीएनए टेक्निक अगर आपने पढ़ रखी है तो ये आपको मतलब ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आरडीएनए में क्या होता है, एक नया डीएनए बनाया जाता है, 2 डीएनए से मिल करके एक नया डीएनए बनाया जाता है, जिसके अंदर 2 स्पीशीज़ के गुण होते हैं, करैक्टर्स होते हैं, ठीक है ना, एक एडवांसमेंट होती है उस डीएनए में। अब उस डीएनए से ऐसे क्या किया जाता है कि देखो, मान के चलो कोई एक पेशेंट है, उसको है कैंसर, ठीक है, कैंसर है। अब एक पेशेंट है जो नॉर्मल है, अब उसका डीएनए लेके एक बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के अंदर डाल के एक नया डीएनए बना के उस पेशेंट के अंदर डाल दे, ठीक है, उस पेशेंट के अंदर डाल दे जिसको कैंसर है, तो उससे क्या होगा, उसमें कुछ ना कुछ नए करैक्टर्स आएंगे, नए चेंजेस आएंगे, नए म्यूटेशंस होंगे, उसमें नया जो डीएनए अपना वर्क करेगा, फंक्शन करेगा, नई प्रोटीन्स को कोड करेगा। हो सकता है उसके चांसेस कम हो जाएं कैंसर जो है ज़्यादा होने से, है ना, कैंसर ठीक होने के चांसेस बढ़ जाएं, ठीक है ना, कैंसर होने के चांसेस कम हो जाएं, ठीक है। तो इससे क्या है, जीन थेरेपी वही चीज़ है, इसमें भी वही है, देखना आप, ए न्यू सिस्टम ऑफ मेडिसिन जीन थेरेपी में डेवलप टू ट्रीट सम हेरिडिटरी डिजीज। ये हेरिडिटरी डिजीज़ कौन सी होती है, जो पेरेंट्स से आती है हमारे अंदर, जैसे कि SCID है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के अंदर क्या होता है, हीमोफीलिया के अंदर अगर मान के चलो कहीं पे भी छोटी सी सुई आपकी पूरी बॉडी में चुभ गई ना, थोड़ी सी भी चुभ गई, आपको पता भी नहीं चला, मतलब बाई चांस हमारी बॉडी में कोई सुई भी चुभ गई, जैसे कांटा चुभ गया मान के चलो, ठीक है, तो क्या होगा, वहाँ से जहाँ पे वो सुई या फिर नीडल जो कांटा जो कुछ भी चुभा है, वहाँ से क्या है, आपका खून तब तक निकलता रहेगा, तब तक निकलता रहेगा जब तक आपकी बॉडी में पूरा खून ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। मीन्स ब्लड जो है वो क्लोट नहीं हो पाता, इसके अंदर क्लोटिंग फैक्टर जो है उनकी एब्सेंसी हो जाती है, ठीक है, क्लोटिंग फैक्टर जो है बन नहीं पाते हैं हीमोफीलिया डिजीज़ के अंदर, ठीक है। तो ये डिजीज़ किसको थी, महारानी विक्टोरिया को थी, लंदन में थी, ठीक है ना, उसके सारे परिवार को यही बीमारी थी हीमोफीलिया की, और इसी वजह से उन सब की डेथ हुई थी, ठीक है। और एक बीमारी है SCID, सेवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, ऑटो इम्यूनिटी है। ऑटो इम्यूनिटी में क्या होता है, थर्ड यूनिट जो है हेल्थ एंड डिजीज वाली, उसमें मैं आपको बताऊंगा इस बीमारी के बारे में भी डिटेल में, और कैसे कैसे ये प्रॉब्लम होती है। उसमें क्या है कि जो हम इम्यूनिटी होती है ना, हमें क्या इम्यूनिटी क्या करती है, हमें बाहर के बैक्टीरिया वायरस जितने भी पैथोजन होते हैं ना जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, उनसे हमें बचाती है। तो उसे बचाने के लिए क्या है, इम्यूनिटी काम करती है। तो इम्यूनिटी क्या, कई बार क्या हो जाता है, वो ही इम्यूनिटी हमारी खुद की सेल को मारने लग जाती है, खुद की सेल पे हमला करने लग जाती है, खुद की सेल के एंटीजन को मारने लग जाते हैं। तो उस कंडीशन में ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं, ठीक है ना। और उसी में से एक SCID है, सेवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। डिटेल में हम इस बीमारी के बारे में थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे, ठीक है। जीन थेरेपी देख लेते हैं। जीन थेरेपी इज ए कलेक्शन ऑफ मेथड दैट अलाउ करेक्शन ऑफ जीन। ये क्या करती है, जो डिफेक्टेड जीन होगी, बेकार जीन होगी, उसको करेक्ट करेगी, क्योंकि हम उसमें दूसरी जीन डाल देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। दैट हैज़ बीन डायग्नोज्ड इन ए चाइल्ड एम्ब्रियो, हियर जीन आर इंसर्टेड इनटू अ पर्सन सेल्स एंड टिश्यू टू ट्रीट ए डिजीज। इंसर्ट कर देते हैं जीन, नॉर्मल जीन को इंसर्ट कर देते हैं, या तो हम जो डिफेक्टेड जीन है उसको निकाल देंगे और नॉर्मल जीन उसमें डाल देंगे पेशेंट के अंदर, और या फिर क्या करेंगे, उसी जीन को जो एबनॉर्मल जीन है उसी को मतलब रिपेयर कर देंगे, ठीक है, या फिर उसी जीन के साथ एक नॉर्मल जीन भी ऐड कर देंगे। 3 तरीके से हम इसको ठीक कर सकते हैं, या तो रिप्लेस कर दें, या ऐड कर दें, या फिर सब्सट्रैक्ट कर दें, या उससे एबनॉर्मल जीन को निकाल दें, ठीक है ना। ये होता है जीन थेरेपी के अंदर। तो करेक्शन defect gene that has been diagnosed in child embryo, here gene are inserted into person cell and tissue to treat a disease. Correction of genetic defect involve delivery of a normal gene into the individual or embryo to take over the function of and
कंपेंसेट फॉर द नॉन फंक्शनल जीन, वही चीज़ है जो मैंने अभी बताई, या तो हम ऐड कर दें या फिर सब्सट्रैक्ट कर दें या फिर रिप्लेस कर दें या फिर रिपेयर कर दें। ठीक है, तो ये इन 3 तरीके से क्या है जीन थेरेपी जो है यूज होती है। ठीक है, आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है, तो इसको हम कल पढ़ेंगे और ये चैप्टर जो है कल फिनिश हो जाएगा, क्योंकि 2 पेजेस और बचे हैं इसके अंदर। ठीक है, और यहाँ तक कोई भी आपको डाउट आता है तो बिल्कुल बेझिझक आप पूछ सकते हैं, कैसी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, ओके, थैंक यू।